ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ जियोग्राफी जो है यानी पेपर 2, अगर उसके अंदर 2 यूनिट बहुत अच्छे वाले तैयार कर ले तो 50 मार्क्स जो है वो हमारे कवर हो सकते हैं। कौन से ऐसे 2 यूनिट है? यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूनिट नंबर 7 विच इज़ एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर जो 12 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और जब आप इस सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन जो है उसको प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपको नेक्स्ट 25 मार्क्स जो हैं वो मिलने जा रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर की। तो चलो अभी तो आज के 25 नंबर की बात करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल WS स्टूडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना देखते हैं क्वेश्चन बैंक यूनिट नंबर 12 का। सो क्वेश्चन बैंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को देखेंगे, देन बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट। इन सारी डेफिनेशन जो है इनको अच्छा से तैयार करना है, क्योंकि इनमें से एक नंबर जो है वो कंफर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई पॉपुलेशन जो है या ग्रोथ रेट क्यों इंक्रीज़ होता है, इसकी रीज़न देखेंगे। देन उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रोथ रेट की वो देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि हम ग्रोथ रेट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन जो हैं ये इसी से रिलेटेड होंगे, ये सारे ग्रोथ रेट के बारे में। देन नेक्स्ट जो पार्ट है इस यूनिट का बनता है वो है ट्रांजिशन मॉडल, जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी कहते हैं या DTM के नाम से जो है ये जाना जाता है। इसकी पिक्चर भी अच्छी तरह से याद करनी है, इसकी स्टेजेस को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, और फिर उसके अंदर जो डिफरेंट रीज़न है हर स्टेज की वो अच्छे से क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड। ये क्या होता है, ये कंप्लीट इसके भी जो क्वेश्चन हैं वो हम सारे करेंगे। देन सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट की जो है कॉजेज़ को देखेंगे, फिर उस अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस पर अफेक्ट क्या होते हैं आपकी इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, उस क्वेश्चन को देखेंगे। एंड देन लास्ट पे हम देखेंगे कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर से भी यही क्वेश्चन जो है वो आते होते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इस यूनिट का जो है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। इसके अंदर मेनली क्वेश्चन जो आता है वो है फैक्टर्स, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसको जो है अच्छी तरह से तैयार करेंगे। देन लास्ट पार्ट जो इस यूनिट का है वो है माइग्रेशन, और माइग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको देखना है। उन्हीं टाइप्स के साथ साथ जो 2 मेन फैक्टर्स हैं, एक रूरल जो पुश फैक्टर होते हैं और अर्बन पुल फैक्टर्स जो होते हैं, इनको देखेंगे। फिर इसकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमने तैयार करना है। फिर सेल्फ हेल्प स्कीम जो है ये क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए गए उनके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, वो देखेंगे। और इमिग्रेशन जो है ये क्या होती है, इसके जो मेन रीजंस हैं वो क्या हैं, एंड देन इसके जो एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या होते हैं वो देखेंगे। और सीजनल माइग्रेशन जो है इसको हम देखेंगे। तो ये ओवरऑल यूनिट है, इसके इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर इनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें तो 25 मार्क्स जो हैं उसका पूरा एक सेट यूनिट नंबर 12 जिसमें से जो पेपर में जो लाजमी आता है तो वो हमारा कवर हो सकता है। तो अब 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे। तो ये स्क्रीन पे आपने सारी डेफिनेशन एग्जैक्ट जो जिस तरह से मैं यहाँ आपको शो हो रही हैं ये आपने ऐसे ही सारी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम उसकी तरफ आएंगे, वो है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कौन सी ऐसी मेन रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये आपने देखना है। तो मेन रीजंस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो रीज़न है वो तो चाइल्ड लेबर है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये जो स्पेशली जो रूरल जो रिमोट एरियाज़ हैं उनके अंदर ये होता है कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पैदा किए जाएँ, और हर बच्चा जो है चूँकि ये डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में उनको भेज देते हैं और पर डे वो अच्छा खासा अर्न कर के ले आता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से जो है पॉपुलेशन जो है या ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। सो एक तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो चाइल्ड लेबर की है। दूसरी रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो अर्ली मैरिजेज़ है। अर्ली मैरिज कॉन्सेप्ट जो है इसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा या ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपका इंक्रीज़ होता है। देन रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो हमारे यहाँ नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है कि जी रिस्क तो अल्लाह ने देना है, बस बच्चे पैदा करते चले जाएं। नेक्स्ट जो है वो है ये भी हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा एक फैक्टर है, और वो है स्ट्रांगली डिज़ायर ऑफ सन्स। यानी अगर आपकी बेटियां पैदा हो रही हैं तो बस वो आप लगे रहें जब तक कि बेटा पैदा ना हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन आपके पास नेक्स्ट माइग्रेशन ख़ुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी जो डिफरेंट रेफ्यूजीज़ जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान उसकी बेस्ट एग्जांपल है।
तो उससे भी आपका जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करने का। और पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर इलिटरेसी, चूँकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लॉन्च नहीं करते जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो। या अगर हम गवर्नमेंट करना भी चाहे तो हमारे यहाँ जो डिफरेंट बिलीव्स हैं वो आ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है ये सिस्टम या ग्रोथ रेट हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसी क्वेश्चन के अंदर कवर होंगे, यानी उसकी रीज़न है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जो आ सकती हैं वो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो तो ये है कि आपके यहाँ फूड शॉर्टेज आएगा। देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ प्रॉब्लम बन सकता है, आपके पास मेडिसिन शॉर्ट हो सकती हैं, आपकी वाटर का बहुत बड़ा इशू हो सकता है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर या स्कार्सिटी ऑफ वाटर पाकिस्तान ऑलरेडी इस बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, ये जो लोड शेडिंग है ये आ सकती है। आपके जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं वो बहुत कम हो सकते हैं, चाइल्ड लेबर का इंक्रीज़ हो सकता है, फिर ट्रांसपोर्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, फिर हाउसिंग फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होंगे, वो आपको हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्वेश्चन जो है वो ये कि आप किस तरह से, कौन सी ऐसी एफर्ट्स हैं पुट करके आप ग्रोथ रेट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो 3 मेन स्टेप्स हैं जिसकी मदद से जो है पाकिस्तान ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले इसमें ये आएगा कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को जो है वो रिड्यूस करें। उसकी मेन चीज़ें को देखते हैं तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग है। आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च करें। इसमें NGO से काम लिया जा सकता है जो डिफरेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन मिलती हैं और चाइल्ड लेबर जो है उसको बैन कर दिया जाए। तो ये एक पार्ट है जिसको परफॉर्म करके आप पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो मेन स्टेप है वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसके थ्रू आप पॉपुलेशन को या ग्रोथ रेट को जो है वो कम कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया जा सकेगा, सबसे पहले तो आप अपने लोगों को उनकी जो एजुकेशन है यानी लिटरेसी रेट जो है उसको इंक्रीज़ करें। जैसे ही लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होगा लोगों को अवेयरनेस खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी और ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। देन उसके बाद आप एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जब हाँ आपके यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज़ आएंगी तो अल्टीमेटली आपका जो ग्रोथ रेट जो है या पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। देन फीमेल एजुकेशन जो है, मैं पर्सनली भी यही समझता हूँ कि फ़ीमेल एजुकेशन इस पर अगर आप ज़्यादा फोकस करें और जब फीमेल के अंदर करियर या करियर ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, फीमेल की अर्ली एजुकेशन जो है वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी और अर्ली मैरिज कंट्रोल हो जाएगी और फीमेल्स जो हैं वो खुद फोकस करना शुरू कर देंगी अपने करियर के ऊपर, रैदर दैन कि वो शादियां जल्दी की जाएं और बच्चे ही पैदा होते रहें। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी होगी कि वो अपना करियर बनाएं एंड देन करियर बनाने के बाद शादी और ये चीज़ें जो हैं आएंगी। तो इससे भी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो हो सकती है। देन उसके बाद आप फीमेल एम्पावरमेंट भी कर सकते हैं, यानी उनको ज़्यादातर ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाएँ, उनकी जो है उनको एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो ट्रांजिशन मॉडल है इसको अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेज नज़र आ रही है, इस स्टेज के अंदर आपने ये देखना है कि आपका के अंदर जो इसमें 3 मेन चीज़ें हैं। हर ट्रांजिशन मॉडल के अंदर आपने पहले 3 मेन चीज़ें देखनी होती हैं, बर्थ रेट, उसका डेथ रेट और ओवरऑल जो पॉपुलेशन होती है यानी ग्रोथ रेट। ये 3 चीज़ें मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने स्टेज 1 के अंदर जो है वो गौर से देखना है कि आपकी कंट्री का जो डेथ रेट है और बर्थ रेट जो है ये दोनों ही इंक्रीज़ हैं और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट आपको गौर से आप देख रहे हैं कि ये जो है हाई हैं। देन अगर आप स्टेज 2 में जाएं तो स्लाइटली जो है बर्थ रेट के अंदर चेंज आ रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है और डेथ रेट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डाउन हो रहा है। देन उसके बाद स्टेज 3 की तरफ आएँ तो अगेन डेथ रेट और ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है और जो बर्थ रेट ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है और जो डेथ रेट है वो बहुत नीचे चला गया है। इसी तरह से स्टेज 4 एक आइडियल स्टेज होती है। इसके अंदर जो आपका बर्थ रेट है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है और जो डेथ रेट है वो भी आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो है जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ रेट है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें अब डिफरेंट ये मॉडल बना के आपसे कहा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेज 1 जो है इसके अंदर आप रीज़न बताएं कि जो डेथ रेट है वो हाई क्यों है। तो इसका बहुत ही बेसिक आंसर्स हैं। जब स्टेज 1 होती है किसी भी कंट्री की या किसी भी मॉडल की तो उसमें आपने अज्यूम ये करना है कि उस कंट्री के पास
अभी किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, और उस स्टेज के अंदर जो है जो मतलब हाई इन्फेंसी या हाई इन्फेंट जो मोर्टेलिटी होती है, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, और चूँकि लैक ऑफ कह लो आप पैरामेडिक्स या मेडिसिन या इस तरह के ये डॉक्टर्स ये फैसिलिटीज़ हैं नहीं, तो उसकी वजह से जो है डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और उसमें ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं उनको यूज़ किया गया है, और इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, अब इस ट्रांजिशन मॉडल को देखने के बाद हम स्टेज 1 की तरफ आते हैं। स्टेज 1 में जो मेन चीज़ आपको दी जा सकती है, ये पिक्चर दिखाने के बाद आपसे कहा जा सकता है कि बर्थ रेट जो थी बर्थ रेट्स वर हाई। क्यों आए थे, उसकी रीज़न बताएं। तो उसकी जो मेन रीज़न आप ये बता सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग नहीं थी, लार्ज फैमिली जो थी दे वर टेकन एज अ मैटर ऑफ प्राइड, ये उस दौर में जो है वो होता था। एंड देन फार्मिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, तो इसकी वजह से जो थी बर्थ रेट वो हाई थी। अच्छा, फिर साथ में वो आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हाई डेथ रेट जो थे वो क्यों थे। यानी एक तो पहली बात कि बर्थ रेट क्यों हाई था, और देन डेथ रेट जो है वो क्यों हाई था। तो डेथ रेट हाई होने की जो मेन रीज़न आपने लिखनी है वो यही है कि जो मैनी चिल्ड्रंस थे वो जो कॉमन डिजीज़ उस वक्त की हुआ करती थी, जैसे कि डायरिया है, कॉलरा है, मलेरिया है, तो इस तरह की जो डिजीज़ थी इनकी अभी मेडिसिन जो है वो नहीं आई थी, तो इनकी वजह से जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था। देन फूड सप्लाईज इतनी नहीं थी, ट्रेडिशनल मेथड्स फार्मिंग के यूज़ होते थे, और लोग ज़्यादातर जो है रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करते थे। अच्छा, फिर पुअर हाइजीन था, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती थी। सैनिटेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, और डेवलपमेंट मेडिकल साइंस के अंदर अभी डेवलपमेंट इस स्टेज के अंदर जो है वो नहीं आई, जिसकी वजह से लाइफ सेविंग ड्रग्स जो थे वो नहीं थे। सो ये मेन रीज़न थी जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो हाई हुआ। तो स्टेज 2 की तरफ सेम ऐसा ही आपको पिक्चर दी जा सकती है, देन आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं, रीज़न बताएं कि डेथ रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो अब इस स्टेज 2 के अंदर आपने बताना है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं, वैक्सीनेशन आ चुकी हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, एंटीबायोटिक्स जो हैं, इस तरह की चीज़ें, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, ये अब सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये आ चुकी हैं। देन सैनिटेशन इंप्रूव हो चुका है, वाटर सप्लाई जो है वो बहुत फिट हो चुकी है, बेटर फार्मिंग मेथड्स आ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा आ गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी मूव कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जो आप इन पॉइंट्स की बेस पे आप कह सकते हैं कि अब जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है। देन इसी तरह से स्टेज 3 की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो स्टेज 3 में वो आपसे कह सकता है जी कि बर्थ रेट अब आपने देखना है कि बर्थ रेट फॉल हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। क्यों हुआ है, तो उसकी वजह मेन आपने बतानी है कि जी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च हुए, ठीक है, और ये जिसमें NGOs का बहुत बड़ा काम था, और उसके बाद लिटरेसी रेट इस स्टेज के अंदर आके बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ये वो स्टेज है जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, मैकेनाइजेशन आ चुकी थी, और उसके अलावा जो है नंबर ऑफ़ वुमेन जो थी अब वो भी काम कर रही थी, और उसके अलावा जो है वुमेन जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सकता था या किया गया, और लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं ये लोगों के बहुत ज़्यादा अप हो गए। तो ये वो रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ गया। स्टेज 4 सेम इसी तरह इसको आपने आगे कंटिन्यू करना है। स्टेज 4 आज के दौर का आप बता सकते हैं कि बहुत ये इम्प्रूव्ड सिस्टम आ गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, अगर साथ में आपसे ये पूछे एग्जामिनर कि पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ हुई है, तो ये सारी बातें आप उसमें इस तरह से भी बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन ग्रोथ रेट का बताया कि उसकी क्या रीज़न है, ग्रोथ रेट क्यों इंक्रीज़ हो सकता है, तो वो सारी रीज़न आप इसमें मॉडल के अंदर भी आंसर में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में 3 मेन सेक्टर्स हैं जो कि हमारी एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है, जिसमें सबसे पहला सेक्टर जो है वो प्राइमरी है, नंबर 2 पे आता है आपका सेकेंडरी, और नंबर 3 पे टर्शरी सेक्टर आता है। प्राइमरी जो कि सबसे ज़्यादा है, 45% के राउंड अबाउट जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की मेन चीज़ों की बात करें जिसमें जो मेन ये काम हो रहा है, जिसमें माइनिंग आ सकता है, दैन उसके बाद आपके पास फार्मिंग है, ये मेन चीज़ें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फिशिंग है। सो ये प्राइमरी हैं। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के अंदर स्टील मेकिंग आ सकता है, फर्नीचर से रिलेटेड जो है ये फर्नीचर मेकिंग आप कह सकते हैं, ये आ सकता है। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह जो है ये वो काम है, या ये वो सेक्टर्स हैं जो लोगों को जॉब दे रहे हैं। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एजुकेशन, देन डॉक्टर्स वगैरह आ गए, यानी हॉस्पिटल्स आपके आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, बैंकिंग सेक्टर आ गया,
ये सारे के सारे जो है ये आप कह सकते हैं कि ये टर्शरी सेक्टर है जो लोगों को जॉब जो है वो दे रहा है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। देन उसके बाद उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे पहले तो ये है कि आपका हाई रेट जो है यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो उसका हाई होना सबसे बड़ी मेन रीज़न है इसके अनएम्प्लॉयमेंट होने का। नंबर 2, मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो यही काम करते होते थे, लेकिन अब वहाँ पे मैकेनाइजेशन यानी नई फार्मिंग टेक्निक्स आ गई, ट्रैक्टर्स आ गए, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आ गए। और जहाँ पे 5 लोगों ने काम करना था, अब वहाँ पे एक ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो इसकी वजह से जो लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉय हुए हैं। देन आईटी सेक्टर का रेवोल्यूशन का आना भी, ये भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर बना है। इसकी वजह से भी लोग जो है अनएम्प्लॉयड हुए हैं। यानी पहले लोग मैनुअल वर्क करते थे, कंप्यूटर आ गया, उसने 10 बंदों का काम एक ही बंदा बैठ के कंप्यूटर पे कर सकता है, तो ये चीज़ भी आ सकती है। देन कल्चरल रिस्ट्रेन विच आई बिलीव के मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। कल्चरल रिस्ट्रेन मैं थोड़ा सा समझा दूँ, हमारे मुल्क में इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो ये है कि जी हमारे यहाँ एक कल्चर है जी, मैंने अगर बच्ची की शादी की है तो उसको मैंने 5 तोला सोना दिया है, तो अब जो दूसरी फैमिली होगी वो उस जेलिसी में आके, वो जो कल्चर पर्सपेक्टिव में आके कि जी नहीं, जी अगर उसने 5 तोले सोना दिया है तो मैं 10 तोले सोना दूंगी, अब चाहे उतनी ताकत है या नहीं, तो वो लोगों से लोन लेके कर्जे लेकर जो है वो 10 तोले सोने तो दे देगी, तो लेकिन वो जो 10 तोला सोना उसने दिया है उसको पूरा करने के लिए शादी के बाद जो उसके बाद के फैक्टर्स जो है वो रहेंगे, और वो फैमिली उसको बाद में रिटर्न करने पे लगा देगी। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट होने का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। देन आपके पास डिमांड और सप्लाई जो है, इसकी लेबर फोर्स में शॉर्टेज का होना भी एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है। यानी एक बंदा, एक सीट एक थी, 10 लोग जो हैं वो आ गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देन एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा इशू मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये भी है कि हम लोग जो है एक ही फील्ड के अंदर अपने आप को एसोसिएट किया हुआ है, एग्रीकल्चर के साथ ही हम समझते हैं कि यही हमारी मेन सोर्स है। और दूसरी बात, ये जो गांव के अंदर होता है, यानी एक पूरी फैमिली अगर उसके 10 बच्चे हैं और वो सारे के सारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होंगे, तो ये भी एक अनएम्प्लॉय होने का बहुत बड़ा रीज़न बनता है। देन आपके पास माइग्रेशन, यानी जो लोग गाँव से शहरों में आ जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ इतने रिसोर्सेज हैं नहीं और वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जॉब नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट आती हैं, वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाती हैं जॉब्स के लिए और डिफरेंट लोन प्रोग्राम्स ये वो, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट जाती है तो उसके बाद नई गवर्नमेंट उस सिस्टम को, उस पॉलिसी को आगे कैरी नहीं करती, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम मुल्क में बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट के। अब इनको ठीक करने पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप इन सारी चीज़ों का जो रिवर्स है वो कर सकते हैं। यानी इन सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, लोगों को जॉब दी जाए, क्राइम रेट कम किया जाए, ये मुख्तलिफ रीज़न जो हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, उन सारी चीज़ों का रिवर्स जो है वो इसका आंसर बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर करना है। ये मे बी टू व्हाट एक्सटेंट के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आ जाए, 6 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आता है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपके ओवरऑल यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी जो डेंसिटी है, इसके ऊपर फैक्टर्स क्या आ सकते हैं। तो 4 इसके मेन फैक्टर्स हैं, ये आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स हैं, इनके आगे आपने वो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। रिलीफ हो सकता है फिजिकल में, क्लाइमेट आपका आ सकता है, ये जो हमने टोपोग्राफी यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ी थी, सॉइल उसके अंदर आ सकती है, वाटर का आ सकता है। तो ये फिजिकल फीचर्स के साथ साथ देन ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं ये भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी उसके अंदर आपकी इकॉनमी आ जाएगी या इससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आपने करने हैं। सोशल फैक्टर्स जो हैं ये भी हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंसिटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी 2, 3 या 4 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर अक्सर आया हुआ होता है। नेक्स्ट पार्ट इस यूनिट का लास्ट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है माइग्रेशन। तो सबसे पहले माइग्रेशन की आपने डेफिनेशन तैयार करनी है, देन उसके बाद उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपने देखनी है और हर टाइप की अलग से डेफिनेशन अच्छे तरह से तैयार कर लेनी है। लास्ट पे आपके पास इसी के अंदर जो अगला मेन चीज़ है वो है कि इसके अंदर जो रिमोट है यानी कि रूरल पुश फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं और अर्बन पुल फैक्टर्स जो हैं ये क्या होते हैं। इन दोनों को आपने, इनका डिफरेंस, ये पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पिक्चर बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है आपने कि दोनों के दरमियान आपको इनका जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, ये मेन फैक्टर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। अगर हम रूरल पुश फैक्टर्स की बात करें तो इससे ये होता है
कि लैंड का प्रेशर एक तरह से, अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से हो सकती है कि वो लोग जो है वहाँ से छोड़ के जाते हैं। और अर्बन में पुल फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, स्पेशली फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर। तो पहली तो रीज़न आ गई है। नंबर 2 पे ये है, अगर हम पुश फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, चूँकि हाई रेट बहुत, आपका बर्थ रेट जो है वो बहुत हाई है, और आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। जबकि उसके पैरेलल दूसरी साइड पे अगर हम अर्बन की बात करें तो वहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो आप बेटरमेंट की तरफ आपको मिलती हैं। इसी तरह पुश फैक्टर्स की में आए तो आपके पास लिमिटेड फूड सप्लाई है, स्मॉल स्केल सब्सिस्टिंग फार्मिंग होती है आपके यहाँ, और भी नेचुरल क्लाइमिटीज़ जो हैं वो अक्सर आई रहती हैं, वाटर लॉगिंग जैसी चीज़ें आ सकती हैं, सैलिनिटी जैसी चीज़ें आ सकती हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो अर्बन पुल फैक्टर्स हैं उसमें डिफरेंट आपके पास रिलायबल सोर्सेज होते हैं फूड के, तो वहाँ आपके लिए ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं बन सकती। दैन पुश फैक्टर्स में एक और बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मैकेनाइजेशन जब आ जाती है, यानी मॉडर्न फार्मिंग आती है, तो उससे लोगों को जॉब जो है वो कम मिलती हैं। जबकि अर्बन फैक्टर्स की बात करें, पुल फैक्टर्स की, तो उसमें तो बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इंटरटेनमेंट है, जो लाइफ को अट्रैक्ट करती है और लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अच्छा, पुश फैक्टर्स में नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ सकते हैं, जिस तरह के फ्लड्स आ जाते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं, या कोई पूरे के पूरे जिससे विलेजेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो अर्बन पुल फैक्टर्स है उसके अंदर ये है कि आपको सिविल सर्वे बहुत सारी, मतलब लाइक आपकी ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी आपको मिलेगी, हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, एजुकेशन सिस्टम आपको अच्छा मिलेगा। तो ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी समझ लो अट्रैक्शन है जो कि अर्बन पुल फैक्टर्स में आती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पेपर में ज़रूर आती होती हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो है कि इन दोनों से, ये जो भी जिनकी हम बात कर रहे थे, इससे प्रॉब्लम क्या बन सकता है, यानी कि अगर आपका रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो हाई होना शुरू हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम जो है वो बन सकता है। एक तो उससे हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें ज़ाहिर सी बात है लिविंग कंडीशंस का इशू आएगा, फिर हेल्थ हैज़र्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ रेट जो है वो आएगा, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम जो है वो बन सकता है। ज़ाहिर सी बात है जब ये लोग इस तरह से रहना शुरू करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में हमारे यहाँ सैनिटेशन जो कि बहुत ही पुअर है, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होगी। दैन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। आपके पास वाटर सप्लाई अच्छी नहीं होगी, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी डिफरेंट चीज़ों की, लाइक ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें वो नहीं होगी, आपके पास ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं होगा, आपके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, ये चीज़ें आएंगी। दैन आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इंक्रीज़ हो जाएगा आपका क्राइम रेट, और टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। दैन सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो सकती हैं। अच्छा, दैन इसके अंदर एक छोटी सी और स्कीम है, एक और छोटा सा एक पार्ट है जो अक्सर पेपर में ये भी आ जाता है कि सेल्फ हेल्प स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ये क्या होती हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये जैसे स्लम एरियाज़ हैं, कराची के साथ बहुत ज़्यादा कच्ची आबादियाँ, तो इन आबादियों के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसको उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, उस पर उसके एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो लो इनकम फैमिलीज़ होती हैं उनको शेल्टर मिल जाता है, एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट को उस वक्त का इनिशिएटिव था, आज भी डिफरेंट गवर्नमेंट इस चीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करती है। देन उसके बाद ये होता है कि लोगों को जो है एक प्रॉपर स्किल्स मिल जाती हैं। अच्छा, देन लोग जो है इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब उनको जॉब मिलेगी या एक स्किल्स मिलेंगी तो उससे क्राइम रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये भी एक बहुत एक अच्छी चीज़ जो है वो कह सकते हैं कि आप आ जाती है। अच्छा, देन इसके बाद जो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे, जो उनके जो बच्चे होंगे, उनको एक तरह की जब वो जो एजुकेशन मिलेगी तो फिर वो आपको जो गवर्नमेंट का सेक्टर है उसके अंदर आएंगे और गवर्नमेंट को भी उसके काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा होता है। अच्छा, देन इसके अंदर डिफरेंट NGOs आ जाती हैं जो कि इसमें इनको जो है इनके लुक आफ्टर करने के लिए या इनको लोन देने के लिए जो आ जाती है, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एडवांटेजेस हैं। साथ में सम डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि लैक ऑफ फाइनेंस है, इस सारे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और वो इतनी ज़्यादा है नहीं पाकिस्तान के अंदर पैसा। दूसरे नंबर पे करप्शन आपको पता है पाकिस्तान का, तो फिर वो उसके साथ पुराना लिंक है। अच्छा, देन इसमें ये आएगा कि इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसके बहुत बड़े इफेक्ट जो है वो पड़ सकते हैं, यानी लोग वो इतना सैनिटेशन सिस्टम इतना अच्छा है नहीं,
तो उसकी वजह से जो है इसका इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। देन एक और चीज़ जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, अगर अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो गवर्नमेंट हो सकता है इस सिस्टम को कंटिन्यू ना करे और वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो वहीं पर रुक जाएँ। तो इसमें खुदा की बस्ती नाम की जैसी स्कीम्स जो हैं वो भी लॉन्च की गई और इस तरह की और भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपके पास वो आ सकती हैं। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है या कुछ और ऐसे जो आज के दौर में भी नया पाकिस्तान या कोई भी ऐसी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों तरह से देखने हैं। देन आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आना है और वो ये है कि माइग्रेशन जो है या इमिग्रेशन, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से देख लें। ये आपके पास ये स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सीजनल माइग्रेशन जो है इसकी मेन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ये भी समटाइम 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो सीजनल जो है ये आपको पता है सीज़न के साथ होता है, जैसे कि ट्रांसह्यूमन्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। समटाइम क्लाइमेट की वजह से जो नेचुरल प्रॉब्लम जो है वो आते हैं और लोग जो है वो मूव कर जाते हैं, इसको सीजनल माइग्रेशन बोला जाता है। पाकिस्तान में स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। देन आपके पास सिंध के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, थार पार्कर की एग्जांपल ले लेंगे हम, वहाँ पे भी लोग मूव कर जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से बलूचिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी लोग मूव करते हैं। पंजाब के बहुत सारे एरिया में जब फ्लड आ जाता है तो वहाँ से लोग जो है वो मूव करके डिफरेंट दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। तो ये सीजनल माइग्रेशन, इसकी ये मेन कॉजेज़ जो हैं ये हो सकती हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इनको इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहले इसके अंदर आप देखें जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन, ये एक पार्ट इसका बनता है। देन आपने दूसरा पार्ट जो इसका करना है वो आपने अच्छी तरह से तैयार करना है इसका ट्रांजिशन मॉडल। फिर आपने इसके अंदर एक टॉपिक जो पूरा कवर करना है वो है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक जो है। फिर आपने एक जो इसका जो पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और लास्ट पे आपने इसमें माइग्रेशन वाला पार्ट जो है उसको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से इसके 4-5 पार्ट्स बना लें इस पूरे यूनिट के। ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर प्रैक्टिस करें, टॉपिकल करें। तो ये 25 नंबर, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, 25 मार्क्स यूनिट नंबर 12 के अंदर हिडन है और उसको एक्सप्लोर आपने करना है। अच्छी तरह से ग्रिप बनाएं, इंशाल्लाह ये यूनिट पेपर में ज़रूर आएगा और ये आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स जो है वो ज़रूर देगा। अब अगर आपने बेल आइकन बटन जो है उस पर प्रेस किया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बनने जा रही है और उसमें भी ज़रूर 25 मार्क्स होते हैं। हर साल पेपर में यूनिट नंबर 7 एग्रीकल्चर आता होता है। तो ये 2 यूनिट अगर आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो 50 मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 75 आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।